गुड मॉर्निंग वॉरियर, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग एसर्शन रीजन टाइप जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री के उसके आगे का चैप्टर का करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का मैंने करवा दिया था, आप लोगों ने उसका वीडियो देखा होगा। आगे का चैप्टर का आज हम लोग शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट से शुरू करते हैं। एसिड बेस सॉल्ट का मैंने ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है असर्शन में, व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट HCl हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ। तो ये आपने कोई रिएक्शन याद आ रहा होगा। सेकेंड चैप्टर में सबसे पहले बताता है कि जिंक को ऐड करते हैं डाइल्यूट HCl में। तो ये क्या है, मेटल है ये, और ये एसिड है। तो मेटल और एसिड का रिएक्शन जो है वो टिपिकल रिएक्शन है ना। वो टिपिकल रिएक्शन है, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेरा जो एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर अगर आप उसको वीडियो को देखोगे तो मैंने उसमें अच्छे से बताया है कि जब भी मेटल को आप एसिड में ऐड करते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये बहुत ही टिपिकल रिएक्शन है। ये आगे की भी क्लासेस में 11th में भी आपको ये क्वेश्चन इसके ऊपर में आएगा। तो यहाँ पर ये तो सेंटेंस जो है करेक्ट है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेकेंड क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल क्या है, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल ये है। ये क्या है, ये कलरलेस गैस है। ये क्या है, कलरलेस गैस होती है HCl जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है, जो अभी हवा में जो मॉइस्चर है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है, उसके साथ जब कांटेक्ट में आता है तो ये HCl एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये वाइट फ्यूम्स दिखाने लग जाता है, ठीक है। वाइट फ्यूम्स अपने को दिखते हैं ये HCl एसिड का। तो बेसिकली मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेटेड जब एसिड होती है तो H+ उसमें क्या है, फ्री नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे ही उसको कोई मीडियम मिलता है, जैसे एक्वस मीडियम मिलता है, मॉइस्चर हो या वाटर हो, कहीं भी उसको थोड़ा सा मिलेगा तो फट से उसमें H+ देकर के वो अपना जो है एसिड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आने लग जाता है। तो यहाँ पर वो वाइट फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो मॉलिक्यूल है वो HCl एसिड भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, और उसमें H एटम तो है ही। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। जिंक इज एडेड टू HCl हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ। क्यों गिवन ऑफ है, हाइड्रोजन गैस क्यों निकलती है। जिंक ऐसे क्या करता है, जिंक क्या करेगा, H को जब रिप्लेस करेगा तो H तभी H+ और H+ मिलकर के H2 गैस बना लेंगे और H2 गैस निकलेगी। तो वो क्यों रिप्लेस करता है, एक तो सिंपल सा आपके रिएक्शन में दिया हुआ है कि मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल उसको डिस्प्लेस कर देता है। फिर हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम लोग क्या पढ़े, एक्टिविटी सीरीज पढ़े ना। ये एक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे लिखा हूं, ये जो है हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो इसके ऊपर में जो भी मेटल्स है वो क्या करेंगे, रिएक्शन अगर करेंगे, ये मेटल हाइड्रोजन जो भी कंपाउंड के साथ में है जुड़ा हुआ, वहां से इसको हाइड्रोजन को हटा देगा। तो यहाँ पर जिंक ऊपर में है, तो जिंक अगर अकेला मेटल जो है, हाइड्रोजन वाला कोई एसिड है जैसे HCl हो गया या H2SO4 हो गया, तो इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हाइड्रोजन गैस उसमें से फिर रिलीज हो जाएगी। लेकिन नीचे वाला कोई मेटल है जैसे कॉपर है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। HCl के साथ में ये H2SO4 साथ में कॉपर डिस्प्लेस नहीं करता है। तो ये जो है, ये वाला जो है व्हेन जिंक इज एडेड टू हाइड्रोजन गैस की, और ये उसका प्रॉपर रीजन है कि एक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है इज मोस्ट रिएक्टिव एंड इट इज हायर टू द हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये रीजन उसका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, टू डाइल्यूट द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको डाइल्यूट करना है, वाटर इज एडेड टू द एसिड स्लोली, ठीक है। अब ये बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं, तुमको याद आ रहा है, तुमने पढ़ा चैप्टर जो है एसिड बेस रिएक्शन वाले में, एक एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ भी अलग से एक तो ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें ऐसे क्रॉस बना हुआ है। क्या बोल रहा है, टू डाइल्यूट द एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं, उसमें वाटर को ऐड करते हैं।
तो ये सही गलत है, ये जो है गलत है, वाटर को ऐड नहीं करना है। अगर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो एसिड का क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है और एसिड जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वाटर के साथ में जैसे ही रिएक्शन होगा तो खूब सारी हीट एकदम से निकलेगी और वाटर जो है छलक के ऊपर आ जाएगा एसिड के साथ में और अपने को जला भी सकता है। एक तो ये हो गया, बहुत ज़्यादा एकदम से हीट निकलेगी तो ग्लास का अगर बीकर है तो वो टूट भी सकता है ना। तो क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं, वाटर को लेंगे और इसमें एसिड को ऐड करेंगे स्लोली, एसिड को थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और कंटिन्यूसली इसको जो है स्टिर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे और एसिड ऐड करेंगे। ऐसे करके एसिड को डाइल्यूट किया जाता है। तो ये याद रखना है आपको कि एसिड को ऐड करना है थोड़ा थोड़ा, कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है, वाटर को ऐड नहीं करना है डाइल्यूट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। A lot of heat is given out in the dilution of sulfuric acid, ये करेक्ट है। एसिड में जो हम वाटर जब भी मिक्स करते हैं तो बहुत सारी हीट निकलती है, तो ये जो है करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा डी। फर्स्ट असर्शन रॉन्ग है, रीजन राइट है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है वॉरियर्स, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। असर्शन में लिखा है अमोनिया सॉल्यूशन इज एन अल्काली, अमोनिया सॉल्यूशन इज एन अल्काली। रीजन में क्या है, अमोनिया सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, अमोनिया सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब ये बताओ कि फर्स्ट सेंटेंस सही है कि गलत है। अमोनिया जो है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है ना। अमोनियम के सॉल्ट आपने देखेंगे NH4Cl, अमोनिया है तो जैसे वो एसिडिक है कि बेसिक है, अगर आपको पता करना हो तो आप उसके सॉल्ट को याद करो उस कंपाउंड का। तो अमोनिया का सॉल्ट क्या है, एक अमोनियम क्लोराइड है ना, अमोनियम कार्बोनेट हो गया, अमोनियम कार्बोनेट NH4 ट्वाइस CO3 है ना, ये एक प्लस होता है, ये 2 माइनस होता है। तो ये जो है ये कहाँ से आया, CO3 कहाँ से आता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, ठीक है ना। और ये जो है NH4Cl का Cl कहाँ से आया, एसिड से आया। तो अमोनिया क्या है, वो होता है अल्कलाइन होता है, मतलब अल्कलाइन मतलब कि वाटर में जब उसको मिक्स करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन जो है बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं अल्कलाइन। तो अमोनिया जो है वो अल्काली है, ये सेंटेंस करेक्ट है। अमोनिया सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो एसिड बेस चैप्टर का जो है आप याद करो, एसिड्स आर सॉर है ना एंड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, बेसेस आर बिटर एंड रेड लिटमस ब्लू, bases are bitter, red litmus blue, acids are sour, blue litmus red। ये मैं एक स्लैंग बना करके आपको याद कराया था। तो ये जो है अगर आपको याद होगा तो बेसिस क्या है, रेड लिटमस को ब्लू करता है, तो ये ब्लू लिटमस रेड नहीं करता है, ये एक सेंटेंस गलत है, ये रेड को ब्लू करता है, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर असर्शन में फोर्थ वाला क्वेश्चन है, गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन दी अबव रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में देखो Na2CO3 जो है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमको क्या मिलेगा, ये तो सॉल्ट मिल जाएगा NaCl, CO2 रिलीज हो जाएगी और क्या होगा, एक थोड़ा सा वाटर का कंपोनेंट उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिलीज हो रही है तो ये गैस बबल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो वो किसका है, ये CO2 के हैं गैस बबल्स। तो ये तो सही है कि सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के बीच में रिएक्शन होता है, कुछ बबल्स निकलता है, ये ठीक है। सेकेंड बोल रहे जो कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट इन द अबव रिएक्शन, ये भी सही है, जो बबल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, तो ये भी सही है,
इसका आंसर हो जाएगा ए। थर्ड वाला देखो, फिफ्थ वाला, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज केप्ट ओपन इट अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। आपने घर में जैसे नमक है तो आयोडाइज नमक आता है ना, तो वो गीला हो जाता है, और थोड़ा सा महंगा वाला नमक आता है जो डब्बे में रहता है, कैच का आता है, जैसे वो डालोगे तो वो गीला नहीं होता है, वो दाना दाना आपका अलग अलग निकलता है। मगर घर में जो नॉर्मल टाटा नमक आता है उसमें जो है गीला हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर में जो है सी से जो निकालते हैं वो प्योर NaCl भी नहीं रहता, उसमें और भी सॉल्ट रहते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड उसमें रहता है MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, वो डिलिक्विशेंट होता है, मतलब कि वो वाटर को जो अपने आसपास जो एटमॉस्फेयर उसमें से वो एब्जॉर्ब कर लेता है और गीला हो जाता है। ये क्या है? डिलिक्विशेंट इन नेचर होता है ना, हाइग्रोस्कोपिक जिसको बोलते हैं। तो ये वाला जो है सेंटेंस करेक्ट है, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज एडेड इज केप्ट ओपन इट अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ये करेक्ट है। कॉमन सॉल्ट कंटेन्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और ये इसीलिए हम बोलते हैं कि वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला उसको सपोर्ट भी कर रहा है, वो भी करेक्ट है। वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है बोर्ड में, बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक। असर्शन में लिखा है बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक। रीजन बेकिंग सोडा इज अल्कलाइन। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और वो अल्कलाइन होता है। सोडियम बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है, ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। अब कोई चीज अल्कलाइन है तो वो एसिडिटी थोड़ी क्रिएट करेगी, वो तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। सो बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टमक। एसिडिटी क्रिएट नहीं करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है। जैसे आप इनो पीते हो तो उसमें भी वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा वो भी रहता है। तो ये वाला जो है रॉन्ग है, वो एसिडिटी क्रिएट नहीं करता है, वो जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है बल्कि एसिड को। ये जो है करेक्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, असर्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो ये तो करेक्ट है भाई, हड्डी टूटती तो पीओपी का पट्टी लगा देते हैं डॉक्टर साहब। फिर when POP is mixed with water and applied around the fractured limb it sets into a hard mass, ये भी करेक्ट है ना। पीओपी की पट्टी लगा देते हैं, जैसे हाथ टूट जाता है तो क्या आता है, उनकी पट्टी आती है स्पेशल, उसमें प्लास्टर पेरिस उसमें मिक्स रहता है, उसको ऐसे लपेट देते हैं और पानी से फिर उसको ऐसे गीला कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है 5-10 तुरंत, है ना। तो ये करेक्ट है और उसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो ये रीजन इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 8th वाला देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये तो करेक्ट है एकदम। HCl जो होता है H2O के प्रेजेंस में क्या देता है? H+ आयन और Cl- आयन देता है ना। प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो H+ है ये क्या करता है कि वाटर के साथ में, मॉलिक्यूल के साथ में मिक्स होकर के H3O+, क्योंकि H+ बहुत छोटा होता है, आयन बहुत छोटा होता है, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके चारों तरफ से उसको घेर लेता है, तो वो H3O+ आयन बन जाता है। मैं तुम्हारा लेक्चर देखोगे मेरा जो पुराना, उसमें लिखा हुआ है कि वो H4 इसमें और H2O एक मॉलिक्यूल ही रहता है, हाइड्रोनियम आयन H3O+ बोलते हैं कॉमनली यहाँ रिएक्शन के लिखने में, लेकिन और भी इसमें 3 H2O और जुड़े रहते हैं, मतलब H6O3, तो ये हो जाएगा H9O4। H9O4 के फॉर्म में रहता है। ये आपकी बुक में अभी नहीं है, बट मैं बता रहा हूं आपको कि ये H9O4 के फॉर्म में रहता है। एक H+ को 1, 2, 3, 4 ये सब वाटर के मॉलिक्यूल जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं, है ना। ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर होता है, उसके निगेटिव और पॉजिटिव एंड होते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो वो H9O4 बन जाता है। ठीक है,
तो ये हाइड्रोनियम आयन इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, तो कॉमनली हम लोग लिखने के लिए इसको यूज करते हैं, तो ये करेक्ट है। और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेसिस गिव H प्लस, बेस नहीं देता है, एसिड देता है भाई, एसिड गिव H प्लस, बेस गिव OH माइनस, बेसिस जो होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है, ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। वॉरियर्स 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, असर्शन में लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड इज ए बेस बट नॉट एन अल्कली। बेस है बट अल्कली नहीं। अल्कली क्या होता है कि जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है और जो सॉल्यूशन अल्कालाइन हो जाता है, तो वैसे को हम बोलते हैं अल्कली। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे कैल्शियम ऑक्साइड बेस है मगर अल्कली नहीं है ना। तो कुछ बेस क्या होते हैं जो डिजोल्व नहीं होते हैं, तो वो अल्कली नहीं है बट वो बेस तो है, उनका नेचर जो है बेसिक होता है, ये उसका कहने का मतलब है। रीजन में कैल्शियम ऑक्साइड इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, तो एक्चुअल में कैल्शियम ऑक्साइड जो वो स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है ना, वो तो है, क्योंकि हम बनाते हैं ना, जो लाइम हो आपका क्विक लाइम जो है वो क्या है, उसको पानी में घोलते हैं फिर उसको जो है पोताई कर देते हैं, तो स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, पूरा नहीं मगर थोड़ा कम घुलेगा। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर ये सेंटेंस करेक्ट है कि थोड़ा सा घुलता है तो फिर वो अल्काली भी है, इसका मतलब ये वाला सेंटेंस जो है रॉन्ग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 10 नंबर देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू इवॉल्व क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2, और इसका ब्लीचिंग एक्शन ही है कि क्लोरीन के कारण, जैसे कि आपको स्विमिंग पूल होता है वो पानी गंदा हो जाता है, या पीने का पानी जैसे बाहर से आता है वो गंदा हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, तो उससे क्या होता है क्लोरीन का जो एक्शन के कारण जो उसमें बैक्टीरिया और जर्म्स रहेंगे वो मर जाते हैं, तो वो क्लोरीन देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू इवॉल्व क्लोरीन, ये करेक्ट है। क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड बाय द एक्शन डाइल्यूट एसिड्स ऑन द ब्लीचिंग पाउडर, ये भी जो है करेक्ट है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। हेलो वॉरियर्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन में, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। वो टिन के आते हैं ना डब्बे, उसके अंदर में कैसे, जैसे पाइनएप्पल रहता है या चेरी रहेगा, अदर फ्रूट्स जैसे रहते हैं वो कैन में आते हैं, तो वो जो बोल रहा है वो टिन का रहता है, उसके अंदर में जिंक का कोटिंग नहीं रहता है, बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। तो पहला वाला सेंटेंस क्या है? ये करेक्ट है। पहला वाला सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। अब ये सीरीज तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो जिंक जो है वो टिन से ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पर टिन अभी इसमें नहीं दिया हुआ है, मगर वो टिन जो है उससे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये जो है रॉन्ग रहेगा और इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा कि जिंक की कोटिंग करेंगे तो जिंक जो है वो फूड के अंदर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके साथ में रिएक्ट करके पॉइजनस मटेरियल बना देगा, तो वो जो है जहरीला हो जाएगा, इसलिए जिंक की कोटिंग नहीं करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है असर्शन का, व्हेन कॉपर इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। तो व्हेन कॉपर इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कॉपर रिएक्ट्स विद concentrated sulfuric acid to form blue color copper to sulfate solution। तो एक मैं बता दूं कि यहाँ पर अगेन ये रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे तो हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है, तो कॉपर इज एडेड टू डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, ये सेंटेंस रॉन्ग है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट नहीं करता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब उसको हीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में जब उसको हीट करते हैं, ये हीट किया तो क्या हुआ, रिएक्शन कंडीशन जो है वो विगरस हो गई, तो उस समय ये जो है रिएक्ट करता है और कॉपर सल्फेट बनाता है, जिसके कारण ब्लू कलर सॉल्यूशन आ जाता है और SO2 जो है वो गैस रिलीज होती है और क्या बनाएगा, H2O। तो ये होता है इसका रिएक्शन। यहाँ पर जो है बैलेंस कर देंगे इसको, 2 2
2, है ना। तो ये जो है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये जो है रिएक्शन कंडीशन जो विग्रस हो जाएगी, तो ये जो है करेक्ट है ये वाला। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ब्लू कलर सॉल्यूशन देता है कॉपर सल्फेट के साथ में, कॉपर सल्फेट का जो है ब्लू कलर देगा, और ये जो है नहीं देगा डाइल्यूट वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर मेटल्स आर सोनोरस, ये तो आपने पढ़ा है, मेटल्स आर सोनोरस, है ना। जो स्कूल की जो बेल होती है वो क्या मेटल की होती है, मंदिर की जो घंटी होती है वो मेटल की होती है। तो मेटल्स आर सोनोरस, उसमें से हम साउंड निकाल सकते हैं। दे आर जनरली ब्रिटल इन द सॉलिड स्टेट एंड दे ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, ये चीज तो गलत है ना, ये वाला सेंटेंस गलत है। मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, ब्रिटल नहीं होते हैं मेटल्स, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये जो है मेटल की प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबल एंड डक्टाइल मतलब उसको हम ठोक ठोक के उसकी शीट बना सकते हैं, उसको वायर बना सकते हैं उसका, तो मैलिएबल एंड डक्टाइल ये प्रॉपर्टी है जो मेटल की होती है। तो इसका आंसर अगेन हो जाएगा सी। वॉरियर्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, असर्शन लिखा है गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और रीजन में क्या लिखा है? गैस कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन द रिएक्शन। तो आपको जो है एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर में ये रिएक्शन दिया हुआ है, मैं इसको मेटल्स नॉन मेटल्स में लिया हूँ बोले, बट उसमें ये रिएक्शन दिया हुआ है Na2CO3 और डाइल्यूट HCl रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा? ये Na जो है Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा, NaCl, और ये जो है CO2 देगा, और H और एक ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना लेगा, ठीक है। ये 2NaCl हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बुक में दिया हुआ है और इसकी जगह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी यही सेम रिएक्शन देगा, CO2 रिलीज करेगा। तो गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन द सॉल्यूशन इज इन द रिएक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जिंक जो है आयरन के ऊपर में है, जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के ऊपर में है, इसको आपको ये रखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। जिंक जो है आयरन के ऊपर में है, तो जिंक जब ऐड करेंगे, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो आयरन को रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा, और आयरन जो है अलग होकर के नीचे बैठ जाएगा बीकर में। तो नो चेंज इज ऑब्जर्व, ये जो है गलत है, ये वाला सेंटेंस है रॉन्ग है ना। ऑब्जर्व होगा जिंक प्लस FeSO4 क्या देगा आपको? Fe दे देगा प्लस ZnSO4 मिल जाएगा, ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, वो करेक्ट है, ये तो लिखा हुआ है, ये वाला करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एन एसिडिक ऑक्साइड, C+O2 gives CO2, ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है, एंड नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। ये डायरेक्टली बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है ना। नॉन मेटल्स जो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, और जो राइट साइड में जो होते हैं हैलोजन जैसे हैं, वो क्या बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये वाला जो है दोनों जो है करेक्ट है, इसका क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। वॉरियर्स नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है ये मेटल से नॉन मेटल से नहीं है, ये पीरियोडिक टेबल से है। ये पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर का 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन द ट्राइड नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, एस का क्या है? आर्सेनिक है, विल नॉट रिप्रेजेंट द डोगोनस ट्राइड।
बिकॉज देर इज सो मच डिफरेंस इन देयर एटॉमिक मासेस। और डोबोनेस का ट्रायड अगर आप रिकॉल करोगे तो उसमें क्या था, उसने सिर्फ 3 ट्रायड आइडेंटिफाई किए थे, और वो क्या रहता था कि फर्स्ट और थर्ड का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास का जो एवरेज निकलेगा वो सेकंड वाले का एटॉमिक मास रहता था। ऐसा उसने 3 आइडेंटिफाई किया था। जैसे कि ये पीरियड टेबल है, ये पीरियड टेबल आपको दिख रहा है, तो इसमें जो है ये जो लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक तो ये था उसका लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा था कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, और तीसरा था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये तीन डोबोनेट का ट्रायड है, इसको उसने आइडेंटिफाई किया था। ये दोनों का जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो स्ट्रॉन्शियम का हो जाएगा, क्लोरीन आयोडीन का मास का एवरेज ब्रोमीन का हो जाएगा, वैसे ही लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज है मास का वो सोडियम का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन तीनों के बीच में जो एलिमेंट्स है उसका जो गैप है वो बराबर है। ये सोडियम है, लिथियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो लिथियम और सोडियम के बीच में 8 एलिमेंट है। ये लिथियम है, लिथियम और ये मिला के 8 यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से गए तो ये 8 करके फिर पोटेशियम आ गया। तो इन दोनों के बीच में 8 एलिमेंट का गैप है। कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम में क्या आ जाएगा, कैल्शियम तो 4th पीरियड में है, तो यहाँ पर 18 एलिमेंट्स आ गए। कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम के बीच में कितने 18 एलिमेंट्स है, और वैसे ही स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के बीच में भी 18 एलिमेंट्स है। तो जो एटॉमिक नंबर है वो भी, एटॉमिक मास जो है वो भी एटॉमिक नंबर 18 यूनिट से बढ़ेगा, और एटॉमिक मास जो है उसके डबल, लगभग डबल के हिसाब से बढ़ेगा, तो भी वो जो है एवरेज बराबर आ जाता है। तो ये तीनों जो है डोबोनेट्स के ट्रायड्स हैं, और ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि क्विज के फॉर्म में कि ये है कि नहीं है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक जो है वो नहीं है डोबोनेट्स का ट्रायड। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज देयर इज सो मच डिफरेंस इन देयर एटॉमिक मासेस। अब हाँ है ना डिफरेंस, क्यों नहीं है? नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में जो है, नाइट्रोजन फास्फोरस के बीच में 8 एलिमेंट्स का गैप है, और फास्फोरस आर्सेनिक के बीच में यहाँ से फिर यहाँ से पूरे ले गए तो 18 एलिमेंट्स का गैप है। इसलिए वो जो है ज्यादा है उनके बीच का जो ये जो एटॉमिक मच डिफरेंस बिटवीन देयर एटॉमिक मासेस। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। फिर एटॉमिक साइज ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सोडियम। तो पोटेशियम जो है वो 4th पीरियड में है, पोटेशियम जो है वो 4th पीरियड में है ना, और सोडियम 3rd पीरियड में है। तो एटॉमिक साइज तो पोटेशियम का ग्रेटर रहेगा, क्योंकि उसके पास में 4 शेल है, सोडियम में 3 शेल है, ठीक है ना। सोडियम के 3 शेल है 3rd पीरियड में, तो ये जो है करेक्ट है। as we go down the group atomic radius increases, सही है वो भी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो रेडियस भी बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर 9th वाला, अल्काली मेटल्स हैव स्मॉलेस्ट साइज इन ए पीरियड। अल्काली मेटल्स हैव स्मॉलेस्ट साइज इन ए पीरियड, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये अलोंग द पीरियड क्या होता है। जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है और नीचे इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। तो क्या होगा, क्यों होता है डिक्रीज? क्योंकि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेल है उसमें थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे उसको, और थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। इसलिए जो है अल्काली मेटल्स हैव स्मॉलेस्ट साइज इन द पीरियड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अल्काली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइज इन ए पीरियड, स्मॉलेस्ट नहीं होगा, वो लार्जेस्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे पीरियड में इधर राइट साइड मूव करेंगे साइज छोटा होता जाएगा। दे आर एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियड टेबल, एक्सट्रीम लेफ्ट में तो होते हैं, वो तो करेक्ट है ना। पीरियड टेबल के लेफ्ट में है अल्काली मेटल्स, तो ये रॉन्ग है और करेक्ट है सेकंड वाला। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी हो जाएगा, ठीक है। कार्बन के लिए मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज्यादा है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से तैयारी करो आप लोग।